बिना किसी देर के हम आज इनवाइट कर रहे हैं अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने के लिए मधुबनी के शेर वीरेंद्र पाठक जी को। वीरेंद्र पाठक सर। जी सर, जी सर, जी सर, स्वागत को प्रणाम है आपका। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, मेरा सौभाग्य है सर। और मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम। आज मैं जो कुछ भी हूं, अगर मैं कहूं कि उसमें अगर किसी एक चीज का योगदान है तो वो है एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम। और मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं। जो भी साथी मेरे से किसी भी मायने में, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे से पिन में बड़े हैं, मेरे से बिजनेस में बड़े हैं, मेरे से ज्ञान में बड़े हैं, मैं सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। और जो भी साथी किसी भी चीज में मेरे से कमजोर हैं, किसी भी चीज में थोड़ी सी भी कमी है, मैं उन सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। और साथियों, मेरा नाम बीके पाठक है। इस बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर हूं। पिछले 13 साल से इस बिजनेस में हूं। 2007 में मैं इस बिजनेस में आया। और इस बिजनेस में आने के पीछे की जो कहानी है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि इस बिजनेस में कामयाब होने में जिन गुरुओं का सबसे ज्यादा हाथ है। सबसे पहले मैं गणेश सर, हमारे जो मेरे साथ बैठा करते थे हॉस्पिटल में और मुझे कहा करते थे कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, और वो मुझे वीरेंद्र सहवाग करके बुलाते थे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर का। और मैं अपने महागुरु जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मैं गोपाल चौधरी जी का, आदरणीय गोपाल चौधरी जी का मैं ऋणी हूं। मैं उनका कर्जदार हूं कि उनसे मैंने इतनी चीजें सीखी हैं, छोटी छोटी बातें मैंने उनसे सीखी है। सबसे पहले मेरे अंदर अहंकार बहुत था, मैं घमंडी था, मैं लोगों से बात नहीं करता था। लेकिन उस दिन जिस दिन मैंने उनकी मीटिंग सुनी और उन्होंने कहा कि वो हल चलाते थे, जिंदगी में वो फेल्योर थे, हल चलाते थे, और इस बिजनेस के वो उस समय में रॉयल्टी अचीवर थे, वो 20,000 रुपया महीना कमाते थे। और मेरा जो बिहार सरकार में जो इनकम था उस समय में, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली था मेरी, तो मैं उस समय में 6,500 रुपए महीने कमाता था। तो मेरे अंदर में एक झटका लगा कि तू पढ़ लिख के इतना 6,500 कमा रहा है, और सर अगर 20,000 रुपए आज कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। और इसके साथ में मेरे अंदर का एक अहंकार टूटा कि नहीं, अगर मुझे कामयाब होना है, अगर मुझे पैसे से सुरक्षा चाहिए, अगर मुझे समय से सुरक्षा चाहिए, तो मुझे गोपाल चौधरी जी को गुरु बनाना होगा। और निश्चित रूप से जब मैंने उनकी शिष्यता स्वीकार की तो ये आरसीएम बिजनेस अपने आप आगे से आगे बढ़ता चला गया और अपने आप होता चला गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच में स्वर्गीय संजय सर नहीं है, संजय झा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो बराबर फोन करते थे और मोटिवेट करते थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर अजीत कुमार वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने एक संकल्प लेना सिखाया कि आप कुछ भी, जो आपकी सबसे प्यारी चीज हो उसको छोड़ दीजिए और आप एक संकल्प लीजिए। और मैंने जैसे ही अपने एक प्यारे से काम को छोड़ा और अगले 3 महीने में मेरा टेक्निकल आया। तो मतलब कितना योगदान, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कमलेश्वर राय जी का। बहुत बहुत, वो महागुरु हैं और मेरे दिल के बिल्कुल करीब रहे हैं। मेरे घर में आके रहते थे, मुझे मेरे से मतलब एक एक चीज की बात है। जब मैं नौकरी छोड़ने का जब मैंने मन बनाया तो सर ने कहा कि आप नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो उस समय मैं उनको सही जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैंने कहा कि सर अगर नौकरी नहीं छूटेगी तो फिर आरसीएम मेरा छूट जाएगा। और वास्तव में साथियों, क्योंकि उसके बाद में फिर आरसीएम बंद भी हुआ, और जब आरसीएम बंद हुआ तो फिर हम लोग धरना पे गए। शायद अगर मैं नौकरी करता रहता तो ये इतना सारा चीज मैं नहीं कर पाता। और इस पॉइंट में पे मैं आगे भी बताऊंगा। तो सर ने बिल्कुल कदम कदम पे मुझे चलना सिखाया। और जैन साहब, महागुरु गुरुदेव जैन साहब के बारे में मैं क्या कहूँ आपको, उनकी महानता इतनी है कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी मतलब ये समझते हैं कि कोई किस स्तर का। सर भी मेरे घर में आए हैं, मेरे कुटिया में उनके भी चरण पड़े हैं, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं इतने सारे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। केसी सर का आशीर्वाद है, पीसी सर का आशीर्वाद है। मैंने सबसे सीखा, उनसे भी सीखा, और टीसी सर से मैंने सीखा। टीसी सर कहते हैं कि तुम्हारा जो जन्म है वो अनमोल है। अगर तुम्हारा जन्म मानव का जन्म लेके तुम अगर इस धरती पे आए हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बहुत बहुत जबरदस्त। और श्री माननीय जेके जैन सर ने एक चीज बताया था
कि अगर आपके पास में अभाव है तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास में अभाव है कहा जाता है कि वही एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। और मैंने साथियों नौकरी भी इसीलिए छोड़ी क्योंकि सर ने बताया कि आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ना है। साथियों ये जो आपके जीवन में जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या होता है? वो होता है कि मतलब आपका जो खर्चा है उससे आमदनी बहुत ज्यादा होने लगे, यानी 10 गुना होने लगे। अगर आपका खर्चा 20,000 है तो आपका आमदनी 2 लाख रुपए महीने होने लगे। तो एक समय आएगा कि आपके जो भी कर्जे हैं वो कर्जे खत्म हो जाएंगे। एक समय आएगा कि आपके जो भी आपकी लायबिलिटी, जो भी आपके सपने हैं वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे और फिर आपके पास में पैसे की बरसात होगी, क्योंकि खर्चे का तो एक लिमिट है साथियों। खर्चा आप कितना कर सकते हैं? आमदनी का स्रोत ऐसा होना चाहिए वो आते आते नहीं थके। और शुरू से ही मैंने इस बात का ध्यान रखा। मैंने मनी मैनेजमेंट करना सीखा, मैंने इन्वेस्टमेंट करना सीखा। उसके पीछे जो सबसे बड़ी कहानी है वो कहानी है साथियों अभाव की। मैं जिस परिवार में जन्म लिया वो बहुत ही अभावग्रस्त परिवार था। हमारा जो खानदान है वो पंडिताई का काम किया करता था। हमारे एक चाचा जी रेलवे में थे। मेरे पिताजी बिल्कुल बेरोजगार थे और वो पंडिताई भी उनको नहीं मिली, वो पंडिताई भी नहीं करते थे और वो ऐसे ही बेरोजगार थे। तो एक बेरोजगार आदमी साथियों किस तरह से अपने बच्चे को पाल सकता है? एक झोपड़ी में हम लोग किसी तरह से मैं 4 भाई था और मैं उसमें सबसे बड़ा था। मैंने साथियों वो अभाव देखा है जब खाने की बहुत किल्लत होती थी। आप लोग गोभी देखते होंगे, क्योंकि आज पूरा इंडिया जुड़ा है तो शायद मैं अपनी बात को समझा पाऊं। गोभी देखते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि गोभी का पत्ता भी खाने के काम आता है। साथियों हमने 3-3, 4-4 महीने मतलब गोभी जब से पैदा होना शुरू होता था और हमारे गांव में गोभी कट के तो बिकने के लिए चला जाता था, लेकिन हम लोग छोटे छोटे बच्चे, मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, लगभग 5-7 साल की जो अपनी जिंदगी की कहानी है वो ये है कि रोज गोभी जब तक कटता था तब तक गोभी के पत्ते को उबाला जाता था। जिस आंच पे उबाला जाता था वो पत्ता हम लोग बगीचे से चुन के लाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि अगर बगीचे से चुनने में बच्चा था, खेलने में लग जाता था तो उस दिन खाने में कुछ नहीं मिलता था, मार खाना पड़ता था केवल, बिना किसी दूसरे चीज के। तो ये मेरी जिंदगी की मतलब ऐसा था कि ऐसे लगता था कि कोई कुछ दे दे, थोड़ा सा दे दे, मतलब एज ए क्या कहे, बेगर वाली स्थिति थी। लेकिन कोई कुछ देता भी नहीं था उस समय में। मैं आपको बताऊं एक बहुत ही मार्मिक घटना है। एक बार मैं लगभग 8 साल का रहा होऊंगा और मेरे गांव में एक लड़की की शादी थी और पता नहीं उसमें मुझे किसी ने बताया कि आपको भी बुलाया है खाने के लिए। मुझे साथियों इतनी बड़ी खुशी हुई कि मैं बता दूं आपको, शायद उतनी खुशी मुझे, मैं टेक्निकल के फील्ड पे गया तो नहीं हुई, उस बचपन की जो मुझे याद है। और साथियों मैं वहां खाने के लिए गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस दिन मुझे जितना दुख हुआ, जितना तकलीफ हुआ, मैं जीवन में कभी उतना, मतलब मेरे पिताजी भी इस दुनिया से गए तब भी मुझे उतना तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं खाने के लिए गया था तो वहां पे जो बाराती खा के छोड़ के उठ गए थे उस पे मुझे खाने के लिए बिठाया गया था। मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हम लोग एक खानदान से या जन्म से, मतलब मेंटली मैं कभी गरीब नहीं था, लेकिन चूंकि गरीबी थी तो इसलिए मेरा मन बराबर, मैं वहां से आके घर पे रोने लगा और मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी दावत, मुझे ऐसे भोज में नहीं जाना जिस भोज में मुझे जूठा खाना पड़े। मैं खाया भी नहीं। आप सोच सकते हैं कि एक साथ इतनी बड़ी खुशी और इतने बड़े दुख का समागम मैंने जिंदगी को एक दिन में जिया है साथियों। मुझे एक कपड़ा याद है जो मैं 6 साल से 12 साल तक पहनता था और वो कपड़ा था खाकी का। मेरे चाचा जी रेलवे में सिग्नल में थे और उनको खाकी कलर का ड्रेस मिलता था। जब वो ड्रेस पुराना हो जाता था, फट जाता था, तो उस ड्रेस का हमारे छोटे छोटे हाफ शर्ट और अंडर पैंट बना करते थे, पैंट बना करता था। और मुझे वो याद है बचपन का। मैं अपनी माँ को रोज देखता था कि वो साड़ी लेके सिलने के लिए बैठती है। बचपन में तो पता नहीं चलता था, लेकिन देखा कि कई वर्षों तक वो जब मामा के यहाँ नहीं गई, मैं बड़ा जिद करता था कि मम्मी चलो मामा के यहाँ चलते हैं।
तो वो कहती थी कि नहीं, लेकिन जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो पता चला कि उनके पास में कोई साड़ी नहीं थी कि वो मामा के घर जाती। बिना साड़ी के वो किसी से मतलब कैसे फटे हुए साड़ी पहन के कोई आदमी कैसे कहीं पे जा सकता है।